चलो लेट अस स्टार्ट। अपना नया चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अगेन बहुत बजे इसके बारे में, बट जब मैंने तुमको समझाया था क्लासरूम में, इससे सिंपल चैप्टर तो कोई हो ही सकता नहीं है जब तक प्रेजेंटमेंट स्टार्ट ना हो। ठीक है, जब प्रेजेंटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे का बैंड बज जाता है। और जब मैंने तुमको समझाया था तभी भी मैंने बोला था कि प्रेजेंटमेंट का टॉपिक थोड़ा शांत दिमाग से अच्छे से अगर पढ़ोगे तो सारा कुछ समझ जाएगा, क्योंकि लॉजिक बहुत लगता है उसके पीछे। ठीक है, बट अब यहां पर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का 3 क्वेश्चन फिल्टर करके आए हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे। वैसे चैप्टर बहुत छोटा ही है, अगर तुम पढ़ने जाओगे एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, योर नॉर्मल पार्ट ए, पार्ट बी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, योर सोगा, योर पार्टनरशिप, उसके कंपैरिजन में ये चैप्टर बहुत छोटा है। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट से भी छोटा चैप्टर है। अगर मैं तुम लोग का सबसे छोटे चैप्टर्स का बात करूं तो ये 3rd सबसे छोटा चैप्टर है। फर्स्ट वाला तो उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, 7 पेज में खत्म हो जाता है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेकंड तुम्हारा एलएलपी 17 पेजेस में, और बस उसी से थोड़ा ऊपर पेजेस है किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जिसमें से तो पहला 6-7 पेजेस तो सिर्फ अपने को फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिजम्पशंस, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, चेक क्या होता है, उसके बारे में बोला। फिर टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बता देते हैं, फिर लोग बता देते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, अगर याद होगा तो तुम लोगों को HIDC पूरा एग्जाम्पल दिया जाता है क्लासरूम में, यहाँ है ना। और फिर लास्ट में लोग बोलते हैं प्रेजेंटमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। अनम क्या बोलती है? अनम। अनम ने प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया 50,000 का, पेएबल टू बिनी एंड डिलीवर्ड टू हर। मुझे सिर्फ इतना लाइन पढ़ के बताना कि कौन मेकर है। मेकर कौन है? ठीक है, और पेई कौन है? एज ऑफ नाउ पेई कौन है? बिनी। ठीक है, बिनी है पेई, उसको पैसा मिलने वाला है। अनम कौन है? मेकर। बिनी कौन है? पेई। ठीक है, अच्छा बिनी ने एंडोर्स कर दिया नोट, किसके फेवर में? रुखसार। किसके फेवर में बेटा? रुखसार। अच्छा एक सेकेंड, तुम लोग देखो, मेरे को बताओ, अनम और बिनी, अनम और बिनी दोनों में से पैसा किसको मिलने वाला है? बिनी। तो एंडोर्स भी कौन कर सकता है? बिनी। तो बिनी ने किसके फेवर में एंडोर्स किया? रुखसार। मेरा पहला क्वेश्चन मैंने तुम लोग को क्लासरूम में ही बताया था, पता है ऑर्डर और बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑर्डर मतलब सामने वाले का नाम लिखा है, बेरर मतलब सामने का नाम लिखा नहीं। अगर इंस्ट्रूमेंट में सामने वाले का नाम लिखा है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर। अगर सामने वाले का नाम नहीं लिखा है तो बेरर। अभी जैसे यहां पर अनम ने किसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट बनाया है? बिनी। बिनी के फेवर में ना, तो क्या बिनी का नाम लिखा होगा क्या? तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? ऑर्डर या बेरर? ऑर्डर या बेरर? और क्लासरूम में तुमको ये भी समझाया था कि प्रॉमिसरी नोट कभी बेरर हो सकता नहीं, क्योंकि अगर वो बेरर हुआ तो इट विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ करेंसी। सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट का मोनोपोली खत्म हो जाएगा। आरबीआई का जो करेंसी प्रिंट करने का मोनोपोली वो फिनिश हो जाएगा। ये सिखाया था ओरिजिनल लेक्चर में। तो ये तो ऑर्डर है, ये तो क्या है? ऑर्डर। और ये एंडोर्स होगा, ये क्या होगा? एंडोर। तुमको बताया था नेगोशिएशन होता है, डिलीवरी होती है। डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी। यानी अगर मुझे बेरर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर करना है? बेरर। तो मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? बाय मियर डिलीवरी। करेक्ट है। लेकिन अगर मुझे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। अगर याद होगा तो मैंने बताया भी था, अगर मेरे पास सिर्फ एक मान लो ब्लैंक चेक है जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा है, जिसको चेक दूंगा उसका हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास बिनी के नाम का प्रॉमिसरी नोट है तो किसी को भी होगा किसका? बिनी। तो अगर मुझे किसी और के नाम पर करना है तो उसको एंडोर्स भी करना पड़ेगा। करेक्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या? रुखसार के फेवर में एंडोर्स किया, यानी पीछे लिखा, नोट के पीछे ही एंडोर्समेंट होता है ना, तो नोट के पीछे लिखा टू बिनी, टू रुखसार। कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है भाई। ठीक है, तो बिनी ने किसके फेवर में एंडोर्स कर दिया? रुखसार। और उसने अपने ड्रॉवर में ही रख दिया। कहां रख दिया? ड्रॉवर। फिर बाद में बिनी मर गया। ओह यस, ठीक है। अच्छा फिर नोट किसको मिला? रुखसार। किसके ड्रॉवर में? बिनी। कहने से रुखसार को क्या जरूरत है बिनी का ड्रॉवर चेक करने का? बट ठीक है, चेक कर लिया और उसको क्या मिल गया? प्रॉमिसरी नोट। चलो अब रुखसार ने केस कर दिया। अच्छा केस करो, रुखसार केस किस पे करेगी? अनम। क्यों अनम पे? पेएबल, पेयर तो वही है ना, पे तो वही करेगी। तो अब बताओ क्या रुखसार पैसा रिकवर कर सकती है या नहीं? पैसा रिकवर कर सकती कि नहीं? मुझे बताओ क्या यहां पर एंडोर्समेंट कंप्लीट हुआ है क्या? क्यों नहीं हुआ है? करेक्ट। डिलीवरी हुआ नहीं। सी जब कोई
ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब कोई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर, उसका ट्रांसफर कब कंप्लीट होगा, जब आपने एंडोर्समेंट के साथ क्या की है, डिलीवरी। सिर्फ एंडोर्समेंट करोगे तो ट्रांसफर कंप्लीट होगा नहीं, एंडोर्समेंट के साथ क्या होना चाहिए बेटा, डिलीवरी होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी का एलिमेंट मिसिंग है, इसके लिए यहां पर एंडोर्समेंट कंप्लीट होगा नहीं। करेक्ट है, इजी है, लिखिए इसका आंसर। अच्छा बाय द वे आपके बुक का क्वेश्चन 12 होगा, पेज 315, ठीक है, क्वेश्चन 12 पेज 315, ठीक है, फिर से क्वेश्चन 12 पेज 315, ठीक है, चलिए लिखते हैं। अच्छा बाय द वे क्या बोलते हो, स्टूडेंट फ्रेंडली आंसर लिखा हो या सेक्शन लिखा हो, लिखना है तुमको सेक्शन, तो मैं सेक्शन से स्टार्ट करूंगा, जिनको सेक्शन याद नहीं होगा एग्जाम में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, ठीक है, लिखो यहां पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, डिलीवरी का सेक्शन है ना, डिलीवरी का 46 है, और नेगोशिएट कैसे होगा, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन वो कहां दिया है, 48, कि अगर ऑर्डर होगा तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, बेयर होगा तो ओनली डिलीवरी। करेक्ट है, तो 48 46 दोनों लिखेंगे, पहले 48 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लिखो उधर पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 of the 48 of the Negotiable Instruments Act 1881, comma, a promissory note, a promissory note या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अ चेक पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का बात हो रहा है, पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर कैन बी नेगोशिएटेड, यानी ट्रांसफर कैसे होगा, कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट के साथ साथ क्या लगेगा, डिलीवरी, ठीक है, इफ एनी ऑफ द एलिमेंट, इफ बहुत अच्छा बोलता था अभी, इफ एनी ऑफ द एलिमेंट is missing, then negotiation of an instrument will be incomplete. Full stop. If a person makes the endorsement of instrument, makes the endorsement of instrument, but before the instrument could be delivered, endorser dies, then the legal representative of the endorser cannot endorse or negotiate the instrument by mere delivery.
सिर्फ डिलीवरी करके उनके एलआर ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ठीक है सर मर गया तो क्या ही हो गया, उनके एलआर ट्रांसफर कर देंगे। द आंसर इज नो, मरने के बाद एलआर ट्रांसफर कर सकते नहीं है ना। ये सेम टू सेम एग्जांपल अपने जेकेएससी के बुक में भी दिया हुआ है। जब तुम पढ़ोगे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेक्शन 57 में लिखा है, बट अगेन तुमको इतने मल्टीपल प्रोविजंस याद नहीं होंगे एग्जाम में 48 के साथ 57। तो मैंने सिर्फ 48 का रेफरेंस दिया है, और आगे जो ये लिखा है मैंने सेकंड पार्ट कि एलआर ट्रांसफर नहीं कर सकते, 57 में लिखा है। तो अगर तुमको याद होगा तो लिख देना, अदरवाइज तुम यहां पर सेक्शन 57 लिखकर छोड़ दोगे, या फिर कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। करेक्ट है, इजी, फुल स्टॉप। अच्छा, अब हुआ क्या इन द गिवन केस? इन द गिवन केस बिनी एंडोर्स्ड promissory note in favor of, रुखसार का स्पेलिंग क्या है? in favor of रुखसार, in favor of रुख ओ एच है, रुखसार, ठीक है। इन द गिवन केस बिनी एंडोर्स promissory note in favor of रुखसार, but before the same could be delivered, he dies. Before the same could be delivered, Binny dies. Binny dies, and thereby leaving the negotiation incomplete. And thereby leaving the negotiation incomplete. Later, Rukhsar finds the promissory note in the drawer of Binny. In the drawer of Binny. ड्रॉवर ऑफ बिनी, ठीक है, ड्रॉवर ऑफ बिनी, ठीक है। ओके सर, लिख दिया फैक्ट्स। अब कंक्लूजन। सो दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रुखसार is not entitled to claim payment, to claim, क्या पूछा था? to claim payment on the note, on the note under the provision of, under the provisions of the Negotiable इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ठीक है। क्लेम नहीं कर सकती, क्लेम कर सकती नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि वो क्लेम कर ले, है ना, क्योंकि उसके फेवर में डिलीवरी नहीं हुआ है, नेगोशिएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो किस बेसिस पे डिलीवरी कर देगी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक एक्स्ट्रा चीज बताओ ना, याद है तुमको लेक्चर में मैं होल्डर और होल्डर ड्यू कोर्स बताता हूँ। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट रुखसार को मिल गया, क्या रुखसार होल्डर है? क्या रुखसार होल्डर है? क्या होल्डर है ना? देखा, पूरे कंसेप्ट पर तुमने बैंड बजा दी पूरे कंसेप्ट की, ठीक है। मैं तुमको बताया था कि होल्डर वो होता है जिसके पास राइट टू होल्ड है, जिसके पास राइट टू होल्ड है ही नहीं वो होल्डर होता नहीं है। बट क्या है ना, उसके लिए पढ़ना पड़ता, तुमने पढ़ा नहीं है। इधर पे रुखसार को इंस्ट्रूमेंट ड्रॉवर में मिला है, उसके पास राइट टू होल्ड नहीं है, रुखसार होल्डर नहीं है और होल्डर को पैसा मिलता नहीं है। अगर वो होल्डर होती तो उसके पास पैसा डिमांड करने का राइट होता, और होल्डर इन ड्यू कोर्स होती तो डिमांड के साथ साथ सू करने का भी राइट होता। बट यहाँ पर वो होल्डर नहीं है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की हवा नहीं की। होल्डर कब होता है? जब इंस्ट्रूमेंट मैंने खुद आपको दिया और आप होल्ड करने का राइट रखते हो। क्यों बोला मैंने? जाने दो, कुछ नहीं, भूल जाओ, कुछ नहीं बोला, ठीक है। कुछ याद है क्या? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर कौन से सेक्शन में? 8। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन सेक्शन में? 9। 8 और 9 दोनों में लिखाया था, बट याद होना चाहिए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, है ना, ठीक है। सिर्फ मुंह से पास होने लग गए तो क्या ही बात है, ठीक है। चलो बढ़े क्या आगे? अरे बोलो, पहला क्वेश्चन डन है ये। अब अपने को पूछने से इतना ही पूछा है कि रुखसार को पैसा मिलेगा, द आंसर इज नो, क्योंकि उसके फेवर में एंडोर्समेंट जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं। करेक्ट है। चलिए आई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। सेकंड दिख रहा है रोनित वाला क्वेश्चन, रोनित वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या? रोनित ने क्या ड्रॉ किया है? चेक। और किसके फेवर में इशू किया है? आलेख।
ओके फाइन। कोई मुझे बता सकता है ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर, चेक का ड्रॉवर कौन है? रोनित इज ड्रॉवर। कोई बता सकता है ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवी कौन है? आलेख नहीं है, ड्रॉवी बैंक है। तुमको ये पता होना चाहिए कि बैंक चेक के केस में ड्रॉवी हमेशा कौन होता है? ड्रॉवी हमेशा कौन होगा? बैंक। किसका बैंक? रोनित यानी ड्रॉवर का बैंक। अरे हाँ है ना, क्योंकि बैंक को ही मैं बोलता हूँ ना पेमेंट करिए करके। अच्छा, बाद में रोनित ने रिक्वेस्ट किया आलेख को कि चेक प्रेजेंट मत करना, चेक प्रेजेंट मत करना, और बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया स्टॉप पेमेंट। बता था स्टॉप पेमेंट क्या होता है? जब मैं चेक आपको इश्यू कर दूं लेकिन वहां पर बैंक को बोल दूं कि चेक क्लियर करना नहीं, उसी को स्टॉप पेमेंट बुलाते हैं। अब बोला है डिसाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वेदर द एक्ट ऑफ रोनित कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। क्या रोनित ने जो कांड किया है वो ऑफेंस है या नहीं? चलो बताओ, है या नहीं है? है या नहीं है? क्या इसमें कौन सा पनिशमेंट आता है चेक बाउंसिंग पे? 138। कुछ याद है क्या? कितने साल का जेल होता है? 2 साल। और फाइन लगता है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। कुछ याद आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना? पढ़ा है क्या ये? सेक्शन कौन सा है? 138। बट उसके कुछ कंडीशंस है, याद है तुम लोग को? चेक शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 3 months। चेक वॉज इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली एनफोर्सिएबल डेट, मेयर सोशल या मोरल ऑब्लिगेशन होना नहीं चाहिए। एंड थर्ड, चेक इज डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। अब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड में और भी बहुत सारे केसेस, जैसे स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन, नॉट टू प्रेजेंट चेक, या तो मैंने आपको ऐसे बैंक का चेक दे दिया है जो बैंक का अकाउंट मेरा ऑलरेडी बंद हो चुका है। कुछ याद आया क्या? वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ही पनिशमेंट लगेगी, सेक्शन 138 की पनिशमेंट आएगी। करेक्ट है? फिर देखो इधर पे और भी पूछा है, क्या आपका आंसर अलग होता? वुड योर आंसर बी द सेम या डिफरेंट हैड द चेक बीन इशूड एज अ वेडिंग गिफ्ट बाय रोनित टू आलेख? अच्छा, गिफ्ट होता। क्या होता? गिफ्ट। तो बताओ सेक्शन 138 का पनिशमेंट आएगा कि नहीं आएगा? कहने से 138 का पनिशमेंट गिफ्ट या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आता नहीं। करेक्ट है? तो 2 वे में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए सेक्शन कौन सा है? 138। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 13। पेज नंबर गेस करो, 316। ठीक है, अच्छा आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा है? क्रैकर का क्वेश्चन ना तुम्हारे। ठीक है, अच्छा जो देख रही ऑडियंस जिनका क्रैकर नहीं है, तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, कौन सा सेक्शन प्रोविजन कंटेन करता है? सेक्शन 138। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला वही, क्योंकि हम लोग डैम कॉन्फिडेंट, हमको पता है कि आंसर क्या होगा। तो हम लिखेंगे सेक्शन 138 contains the provisions for punishment in case of dishonor of check. In case of dishonor of check. ठीक है, सेक्शन 138 कंटेन द पनिशमेंट इन केस ऑफ व्हाट? डिसऑनर ऑफ चेक। ठीक है, फर्दर पनिशमेंट, फर्दर लिख दिया क्या? लिखा है नहीं लिखा? मेरे में तो ऐसा हट सकता है, तुम्हारा तुम देख लो। ठीक है, पूछो क्या? अच्छा, हम लोगों ने पहले ये बता दिया कि सेक्शन 138 किसकी बात करता है? डिसऑनर ऑफ चेक के पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, तो अब इधर पे बोला है अकॉर्डिंगली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied, then punishment under section 38 will be attracted. Under section 138 will be attracted. अब वो कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले कंडीशन यह है कि द चेक was presented to Drawee Bank within how many months? Within 3 months from the date of issue of check.
इशू ऑफ चेक। फिर सेकेंड, द चेक must have been issued for discharge of a legally enforceable debt। ठीक है, for discharge of which debt? Legally enforceable debt। and check is dishonored due to insufficiency of funds। check is dishonored due to insufficiency of the funds to the credit of the account of drawer maintained with Drawee Bank। ठीक है, अच्छा, इजी, पक्का समझाइए। अच्छा, इसे मैं लिखूंगा डायरेक्शंस बाय ड्रॉवर टू पेई that payee should not present the check to the bank, or drawer's instruction of stop payment to his bank will be deemed as dishonor of check। हम मान के चलेंगे कि वो डिसऑनर ऑफ चेक है। डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, है ना। हम तो ये मान के चलेंगे भाई कि जो चेक डिसऑनर हुआ है वो क्यों डिसऑनर हुआ है? ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स डिसऑनर हुआ है। अगर आपने स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया या आपने बोला कि भाई सामने वाले को चेक प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, समझ गया सर, ठीक है, ओके फाइन। ये तो क्या लिख दिया हमने? प्रोविजन। ठीक है, एंड पनिशमेंट भी लिखना पड़ेगा। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 138, punishment under section 138 is described below। कितना पनिशमेंट है? imprisonment up to 2 years or fine up to twice the amount of check, और जज का मूड अच्छा रहेगा तो बोथ। ठीक है, फाइन के साथ आप जेल भी चले जाओगे। ठीक है, या जेल के साथ आपको फाइन कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा ना, ये प्रोविजन ही इतना सारा भर के लिख दिया हमने। अब अगेन फैक्ट्स को पूरा रिपीट करने में कोई सेंस बनता नहीं है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे सिंस कंसिडरिंग द अबव प्रोविजन, considering the above provisions, it is evident that instructions given by Ronit constitutes an offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881। ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन जो है उससे ये साबित हो रहा है कि भाई हाँ ऑफेंस हुआ है अंडर सेक्शन 138। ठीक है, अच्छा फिर उसी में सेकंड सिचुएशन का भी आंसर लिखेंगे। However, if the check
if the check was issued by Ronit to Alek as a wedding gift, then it will not be covered. It would have been out of the scope of section 138 and Ronit would not be liable. अगर ये वेडिंग गिफ्ट होता तो रोनित लाइबल होता नहीं. आई रिपीट, अगर वेडिंग गिफ्ट होता तो रोनित लाइबल होता नहीं. क्लियर है? इजी है. तो देखो मैंने पूरा सेक्शन 138 एक्सप्लेन कर दिया. मैंने बताया कि कब लाइबिलिटी आती, कब लाइबिलिटी आती नहीं है. पनिशमेंट लिख दिया और फिर नीचे लिखा कि एक केस में लाइबल है, सेकंड केस में लाइबल नहीं. इजी है, सिंपल. हाँ हाँ हाँ, धर्मशाला. ठीक है. अच्छा, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं. इससे हम लोग का 3 कंसेप्ट भी डिस्कस हो जा रहा है. और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए तुमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. तुमको टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का. अगर तुमको पता होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बेयरर इंस्ट्रूमेंट. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगुअस. याद आ रहा है क्या? और इनकोहेट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट. मैंने तुमको तभी भी बोला था इंचोहेट नहीं बुलाओगे, वो क्या है? इनकोहेट. सही बात है. अच्छा, अब देखो क्या लिखा है. मनिक. कौन है बेटा? मनिक. अच्छा, मनिक ने क्या किया है? ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे ऑथोराइज किया डैनी को कि तू कितना फिल करना? 7000. एक सेकेंड, मनिक ने कोई अमाउंट लिखा है क्या? मनिक ने, हाँ बताओ कौन सा अमाउंट लिखा है? मनिक ने कोई अमाउंट लिखा है? बोलो. लिखा है नहीं लिखा है? मनिक ने कोई अमाउंट लिखा नहीं है. मनिक ने ब्लैंक दे दिया है. कैसे दे दिया है? ब्लैंक. लेकिन मनिक ने क्या सामने वाले को बोला है अमाउंट फिल कर देना? कितना फिल कर देना? नॉट मोर देन 7000. मतलब 7000 या उससे कम होगा, उसके ऊपर होगा नहीं. फिर डैनी क्या बोला? डैनी ने इंस्ट्रक्शंस को इंटरवीन किया और उसमें कितना फिल कर दिया? 10,000. और फिर किसको एंडोर्स कर दिया? युवान ने पैसा ले लिया इन गुड फेथ विदाउट नॉलेज ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन बाय डैनी. ठीक है. अब आपको बोला है कमेंट करने के लिए कि युवान के पास क्या राइट है, क्या युवान को पैसा वापस मिलेगा कि नहीं. ठीक है. जरा फिर से क्वेश्चन पढ़ना शांति से, और जब मैं पूछूंगा तब आंसर करना. 2 कंसेप्ट है इसमें. जब तक तुम्हारा वो पहला वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तुम इसका आंसर नहीं कर पाओगे. पढ़ो क्वेश्चन. आधे लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझा है. कुछ समझा क्या? कैसे चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ आएगा नहीं. देखना ये चैप्टर तुमको ऐसा मेरे को लगता है 12 मार्क्स के आसपास तो कम से कम आना चाहिए. तो तुम अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ के जाओगे तो जो तुम 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने वाले हो वो तुम 88 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे. 100 मार्क्स में से तुम्हारे 60 आने की मुश्किल क्या बोलते हैं डिफिकल्टी आ जाती है. तो तुम 88 में से 60 कैसे ला पाओगे? ठीक है. तुम समझो 88 में से 60 परसेंटेज कैलकुलेट करो, क्या उतना परसेंटेज तुमको आ पाएगा क्या? है ना. तो थोड़ा ध्यान देना. जो तुम ऑप्शन में डालने का सोच रहे हो ना तो तुम एकदम ब्लैक होल में गिर जाओगे. जो बोल रहे चैप्टर 1 ऑप्शन में डाल देंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में डाल देंगे. डाल दो ऑप्शन में, लेकिन फिर अगले अटेम्प्ट में तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा. तो मतलब क्या इस अटेम्प्ट में ऑप्शन डाल के. ठीक है. ट्राई करो ना, एक बार ट्राई करो. ठीक है. तुम कैसे तुम ऑप्शन डालोगे, फिर अगर तुम क्लियर नहीं हुए तो फिर तुम वापस फाउंडेशन पढ़ोगे तो हमको फास्ट ट्रैक का पैसा भी मिलेगा ना. ठीक है. ट्राई करो ऑप्शन डालने का. बट ये जो चैप्टर्स इंटर में आए तुम इसको बिल्कुल भी ऑप्शन में डालने का सोच नहीं सकते. ट्राई करके देखो, तुमको समझ जाएगा एग्जाम में. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कंसेप्ट बहुत सिंपल है. बट क्या पढ़ना पड़ता है. पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझेगा? तुम ब्लैंक को बिल्कुल भी ये क्वेश्चन को लेकर तुमको समझा ही नहीं क्या हुआ है. समझा है क्या? समझा है क्या? बता क्या है. किसको 10,000 मिलेगा? क्यों मिलेगा? तो युवान कौन है इधर पे? युवान कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स. मैंने आपको बताया था इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में होल्डर को उतना ही पैसा मिलता है जितना बोला गया है. जैसे अगर डैनी को पैसा मिलने वाला होता तो डैनी को कितना मिलता? 7,000. क्योंकि डैनी होल्डर है. सर होल्डर क्यों? डैनी होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं है?
क्योंकि डैनी को मालूम है कि सामने वाले ने कितना अमाउंट फिल इन करने बोला है, 7 था। सो जब डैनी को इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता है और डैनी इंस्ट्रक्शंस को कॉन्ट्रवीन कर रहा है, तो मुझे बताओ डैनी गुड फेथ में काम कर रहा है या बैड फेथ में? बट डैनी ने यही इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया? 10,000 भर के। और युवान तो इस बारे में एकदम अनजान है, उसको तो पता ही नहीं। अरे हाँ ना, तो बताओ क्या युवान क्लेम कर सकता है क्या? पूरा 10,000 क्लेम कर सकता है? तो युवान पूरा 10,000 किससे क्लेम करेगा? मनिक से। और मनिक बाद में 3,000 किससे क्लेम करेगा? जिसने गलती की है। बोलो हाँ या ना? इधर दो कंसेप्ट कौन से आ रहे हैं? होल्डर होल्ड इन ड्यू कोर्स और एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। हालांकि आंसर में सिर्फ इनकोहेट लिखना है। अरे हाँ, समझ रहा है क्या? अच्छा, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन बताया था तुम लोग को, सेक्शन 20। कोई एम्बिग्यूअस का बता सकता है क्या? 17। एम्बिग्यूअस का क्या है? 17। इनलैंड फॉरेन 11 12 याद है कुछ? पूछो क्या? आइए मनिक का आंसर लिखते हैं कि मनिक क्या बोल रहा है। पूरा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का ही आंसर लिखना पड़ेगा। बाय द वे ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा क्वेश्चन 16। पेज क्या है? क्वेश्चन 16 पेज होगा 318। ठीक है, क्वेश्चन 16 पेज होगा 318। ठीक है सर, आ जाओ। आ गए तुम लोग? कौन सा आंसर लिखोगे? इन कोहेट का लिखना सेक्शन 20। अब क्योंकि मेरे को पता है, देखो सेक्शन 20 है और इनकोहेट का क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं पहले लाइन में लिख दूंगा और एग्जामिनर को इंप्रेस कर दूंगा। अगर मुझे नहीं पता तो चुपचाप प्रोविजन स्टार्ट करना, सेक्शन वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लिखना उधर पे सेक्शन 20 क्वेश्चन 16 पेज 318। एक मिनट, हाँ चलिए डिस्कस कर लेते। अरे मैं टैब क्यों चेंज कर रहा हूं? हाँ, डिस्कस कर लेते। सेक्शन 20 of the negotiable Instruments Act 1881 contains provisions with respect to inchoate instrument ठीक है। accordingly a negotiable instrument that is incomplete, that is what? Incomplete in certain respects is said to be क्या बुलाएंगे उसको? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, है ना। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बुलाएंगे। ठीक है। द ड्रॉवर यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया, द ड्रॉवर या तो मेकर, सॉरी हाँ, द ड्रॉवर या तो मेकर या तो फिर कोई एक्सेप्टर होगा या तो फिर कोई एंडोर्सर होगा। जैसे मेरे केस में तो एंडोर्सर है ना, जैसे अपने को जो क्वेश्चन दिया है तो एंडोर्सर कौन था? डैनी। तो डैनी ने अमाउंट फिल इन किया है, राइट। ठीक है, एंडोर्सर, द ड्रॉवर, मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ विच इंस्ट्रूमेंट बोला? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में sign and deliver the instrument to another person and at the same time leaving the instrument blank, at the same time leaving the instrument blank or incomplete। ठीक है, leaving the instrument blank or incomplete। ठीक है, फिर लिखूंगा such instruments
confers, confers मतलब gives, confers right to the holder to complete it by filling, completed by filling in any amount, any amount, any amount within the limit specified, within the limit specified, within the limit specified, or within the limits, within the limits covered by, covered by the stamp, covered by the stamp, फुल स्टॉप. लिखा क्या? कवर्ड बाय द स्टैम्प. ठीक है. अच्छा मैं लिख रहा हूं इधर पे, होल्डर कैन ओनली रिकवर अमाउंट अप टू द लिमिट specified by the maker, full stop. However holder in due course can recover up to the amount which is covered by the stamp, by the stamp affixed. जो स्टैम्प फिक्स करवाया है, ठीक है, उससे वो अमाउंट क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है, पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है. ठीक है. ये तो हमने क्या लिख दिया? प्रोविजन. क्या लिख दिया? प्रोविजन. अब क्या लिखेंगे? फैक्ट्स. ठीक है. अच्छा फैक्ट्स क्या बोलता है? ध्यान देना. बोलता है इन द गिवन केस, इन द गिवन केस. कौन है कैरेक्टर अपने के पास? मनिक. मनिक ही है ना. साइंस अ ब्लैंक स्टैम्प पेपर, ब्लैंक स्टैम्प पेपर and authorized Danny to fill, Danny to fill it up to rupees 7,000. However Danny endorse it to Yuan for rupees 10,000 and Yuan acted in good faith, acted in good faith. ठीक है. युवान कैसे काम किया? गुड फेथ में काम किया है. ठीक है. सो therefore युवान will be, अभी कंक्लूजन है सीधा. ठीक है. will be considered as holder in due course and he can recover entire amount, that is rupees 10,000, provided such amount is covered by the stamp affixed. है ना. स्टैम्प से भी तो कवर होना चाहिए ना. तो हमको युवान के बारे में पूछा, हम युवान के बारे में ही लिखेंगे. क्यों? पूरा 10,000 रिकवर कर सकता है, लेकिन वो स्टैम्प से कवर होना चाहिए. अगर स्टैम्प से कवर नहीं होगा तो पैसा रिकवर कर सकता नहीं है. आई रिपीट, अगर स्टैम्प से कवर नहीं होगा तो वो पैसा रिकवर कर सकता नहीं है. एज सिंपल एज दैट. डन क्या? इजी. अच्छा ये हो गए अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कितने क्वेश्चन? 3. इसके अलावा
तुम इंस्टीट्यूट का आरटीपी देखते हो ना, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, ठीक है, उसमें भी ना इंस्टीट्यूट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन प्रेजेंटमेंट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रेजेंटमेंट। तो तुम लोग जब इंस्टीट्यूट का आरटीपी, जिन्होंने नहीं देखा अभी भी टाइम है, डाउनलोड करके देख लो। लास्ट दो क्वेश्चन जो देखोगे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 2 ही क्वेश्चन है जो लास्ट में दिए, वो प्रेजेंटमेंट के ऊपर बेस्ड है। जब तुम देखोगे वो प्रेजेंटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है, उससे तुम्हारा प्रेजेंटमेंट का टॉपिक भी पॉलिश हो जाएगा। समझ रहा है क्या? तो फिर अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी ठीक ठाक हो जाएगा, और उसका राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग लैक करेंगे नहीं। यूजुअली बच्चों को अक्सर कंप्लेन होता है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस बाकी है, राइटिंग प्रैक्टिस बाकी है, बट अभी इतने क्वेश्चन लिखा दिए तुम लोग को, 35+ क्वेश्चन लिखा दिए तुम लोग को, अब तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस कभी बाकी होगा नहीं। समझ रहा है क्या? ईजी है। तो अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट छोटा ही चैप्टर था, उसमें से 3 क्वेश्चन से लेके तो तुमने लिखवा दिया तुम लोग को। डन है? ईजी है। चलिए।